साकिब में 60 साल वाला मामला है। उस पर अब अहमद नूरानी तो कहते हैं कि मैंने फोरेंसिक भी करवा लिया उसका और पता भी चल गया वहाँ से उनके मुताबिक कि जी उन्हीं की आवाज़ है साकिब निसारी की और वही बोल रहे हैं। इसके बाद कुछ रह जाता है अगर वो कह देते हैं, यहाँ पे उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है। वो फोरेंसिक को भी बात ही कि जी, ये बिल्कुल उनकी नूरानी साहब का दावा अपनी जगह। अगर आपने डॉन की स्टोरी देखी है मैंने कि वो अनवर इकबाल साहब बहुत सीनियर सहाफी हैं, जो उन्होंने लिखा और जो हमारी बात समझ में आई उससे कि वो जाहिर है कि आवाज अगर उन्हीं की है तो ये तो हमें मतलब है इस तरह से आप इसको देख लें कि तजिया उन्होंने कहा कि ये आवाज फला की आवाज से मैच करती है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल करती है। अब दूसरी तरफ से जो जवाबी दावा आ रहा है, तरदीद आ रही है, वो ये कि जी सियाक को सबाक से अलग करके उन्हीं की आवाज को जोड़ के बनाया गया है। अब ये चीज जो है उनके तहकीकात की स्कोप में गालिबन आती नहीं थी अमरीकी एजेंसी के कि जी इसको किस तरह से बनाया गया, बल्कि उसमें ये जुमला भी है कि अगर फर्ज करें कि आपकी रिकॉर्डेड आवाज है, उस आवाज को किसी और चीज पे रिकॉर्ड करके सुनाया जाए तो वो पता नहीं चलेगा। मतलब अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसी आवाज को आप ट्रांसफर करें और जोड़ लें तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल ये था कि आवाज उनकी है या नहीं है। तो उसका जवाब है उन्होंने कहा जी उनकी है। अब जो जवाब दे रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि आवाज उनकी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो कोई और तकरीर थी और जिसको सियाक को सबाक से अलग करके दिखा दिया गया। अब इसके दरमियान सच क्या है, हकीकत क्या है, तो मैं भी उतना ही बेखबर या बाखबर हूँ जितने आप अब्दुल रऊफ साहब जी। अच्छा, तो ये फरमाइए कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सॉरी, उसने जो बात की कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, कमीशन जो है वो फैसला करे, क्योंकि एलिगेशन बड़े सख्त हैं और जो फैक्ट्स हैं अगर वो हैं जैसे कि मतलब वो नून लीग कहती है, तो फिर मामला इतनी आसानी से छोड़ नहीं देना चाहिए। वो जो हमने पहले बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब एक और बात उठी है और बात ख़त्म हो गई, बस कुछ भी नहीं हुआ। या तो इसका एक सूरत मैं ज़ाहिर है कि कानूनी चीज तो वकला जानते कि अगर कोई फरीक जाए इल्तिजा लेकर अदालत के रूबरू हाजिर होकर जिस चीज में हमें एक फैसला दरकार है। अभी हो ये रहा है कि जैसे कि आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है कि ना हुकूमत, ना हिज़्ब इख्तिलाफ, ना नूरानी साहब कोई भी इस चीज को लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे ये बतौर लग रहा है कि जी परसेप्शन की जो लड़ाई है, बयानी की जो लड़ाई है, इसमें इस चीज को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। मकसद ये नहीं है कि उन्हें किसी चीज को गलत साबित करना है या किसी चीज को दुरुस्त साबित करना है। तो मेरे ख्याल में अजायम कुछ और है इस पूरी लड़ाई के, लेकिन अगर वो कमीशन बन जाए तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। मगर एक और सवाल है इसमें कि इस तरह की चीजें तो कोई भी, अभी तो नूरानी साहब तो सीनियर साहबी हैं और उनके पास इदारा भी उनका अपना, लेकिन कोई भी जो नौजवान है उस तरह का करतब दिखा सकता है। आपकी आवाज पर किसी की भी आवाज पर कोई चीज जोड़ दे तो इस मामले में कितने कमीशन बनेंगे, सिलसिला कहाँ पे जाके रुकेगा। तो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो उसके लिए यकीनन जब तक कोई इफेक्टेड पार्टी जाएगी नहीं तो उसमें सुमोटो लेना भी एक सवाली निशान है, क्योंकि ये सिलसिला तो चलता रहेगा। हर आदमी मतलब बड़े आराम से तस्वीरों को आप वो डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, वीडियो को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, आवाज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। मुझे याद है मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा नवाज शरीफ साहब की जाली वीडियो चल रही थी, ऑडियो क्लिप चल रहा था कि जिसमें वो अपनी बुराई कर रहे हैं। अब मैं क्या, बहुत सारों का दावा, उनको लग रहा था कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की आवाज है, यकीनन उनकी आवाज नहीं थी कि उसके कंटेंट को आप मुलाहिजा कीजिए। तो अब जो है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ जाली चीजें बनाना बहुत आसान हो गया है और हर जाली चीज के पीछे अगर इतने ही तूफान हो, हर चीज पे कमीशन बनने लगे तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ पे जाके चीजें रुकेंगी। जी तो भाई हाँ, अच्छा, अब ये फरमाइए कि मरियम नवाज ने तो कहा कि बिल्कुल मेरी आवाज़ है, वो तो साफ ही हो गया, उन्होंने मान भी लिया। और उसके ऊपर सिर्फ फ़र्क ये आता है कि वो जो उन्होंने कहा वो कब कहा, क्या वो अपने पार्टी के फंड्स के हवाले से बात कर रही हैं या गवर्नमेंट की किसी उसके जो गवर्नमेंट के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि 9 अरब रुपए के फंड्स डिसबर्स किए गए, मुख्तलिफ इदारों को दिए गए, सहाफ़ियों को दिए गए, उसके बारे में क्या कहेगा? एक तो जब वो खुद ही तरदीद नहीं कह रही। अच्छा, ये बड़ा एक पुरानी, ये इस वीडियो के आने से पहले भी आपको याद होगा कि बड़ी शिकायत रही है कि नवाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत में हमें आते कि हमने लातादाद प्रोग्राम्स की ओर से बात हुई कि बाज सहाफियों को और बाज सहाफती इदारों को आउट ऑफ द वे जाके नवाजा जा रहा था, और जो इदारे ऐसे थे कि जो तनकीद करते थे उनके ऊपर मतलब है वो करते थे, उनको इदारे की नाराजगी थी, इश्तहार रोके जाते थे। और ये पाकिस्तान की सियासत में कोई नई चीज तो नहीं है। हमें जो तशवीश की बात होनी चाहिए कि हम समझते हैं कि मरियम साहिबा एक नई नस्ल की नुमाइंदा सियासतदान है
उनके लहजे में अगर आप देखेंगे जो उसमें सख्ती थी और जो जिस तरह से वो कह रही थी, तो वो एक खुद इंडिकेट करता है कि कितना एक कहते हैं बर्दाश्त का मादा कम है। अच्छा, ये भी हमें पता है कि अब आज जो लोग जमहूरियत के और इंसानी हकूक के और आजादी सहाफत के चैंपियन बने हुए हैं, उनके दौर में हमें याद है कि आप जो इस पे जंग ग्रुप पे क्रैकडाउन हुआ था नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में, कि सब एक सफे पे इश्तहार छप रहा था। आज तो खैर दोस्ती है, मामला तय हो गए, लेकिन वो दौर भी हमें याद है नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। नजम सेठी साहब को पकड़ लिया गया था। इसी तरह मुतालबात थे कि फला फला एडिटर्स को निकाल दो। तो यहाँ पर जब हुकूमतें आती हैं तो वो बदलती, क्योंकि वो नहीं तर्ज अमल नहीं बदलते। मुझे यकीन है कि अगर फिर कभी मौका को मिले तो फिर वो वही सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमने देखा नहीं कि कोई तब्दीली आई हो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जो उनकी तीसरी हुकूमत थी, जरदारी साहब जब सदर थे, बहुत सारे ग्रुप्स के इश्तहारात रोके गए। तो सवाल ये होता है कि ये सिलसिला और आज भी लोगों को इस तरह की शिकायत है, तो ये चीज जो है हमारी सियासत का रुख है। मेरे ख्याल में एक और बात है कि इदारों को कमर्शियली वाइबल होना चाहिए, और हुकूमत के जो इश्तहारात हैं वो इतनी बड़ी तादाद में देना एक बतौर सियासी रिश्वत के बाद लोग इल्जाम देते हैं, इसके ऊपर भी इस पॉलिसी पे नजरसानी होनी चाहिए कि कैसा है, इतने इश्तहारात देने की जरूरत भी है या नहीं है। सेल्फ प्रमोशन के इश्तहारात तो नहीं दिए जा रहे कि जी फला वज़ीर आज़म बहुत बड़े आदमी है, या फला वज़ीर आला जो है उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक मनी। अब मेरी ये बात गालिबन साहब को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि तनख्वाहें तो हमें इन्हीं इश्तहारात से मिलती है, लेकिन असूली तौर पे कमर्शियल वायबिलिटी हो, प्राइवेट सेक्टर से आप इश्तहारात लें, आप अपना बजट ऐसा करें कि जनाब हकीकत पसंदाना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी एक कारकुन के खुदकुशी की खबर पूरे सोशल मीडिया पे है कि एक एंकर पर्सन जो है माशाल्लाह उसकी मिलियंस में तनख्वाह है, साफी का कारकुन जो है वो बिल्कुल उसको पैसे नहीं मिल रहे। तो उसमें भी जरा से इक़्तिदार लाने की जरूरत है। हमें अपने बिजनेस मॉडल को देखना होगा। आपको हमें याद है हमने प्रोफेशन ज्वाइन किया था तो हमेशा कहते थे जी लोअर मिडिल क्लास का प्रोफेशन है, हम आइडियल से और आइडिया से डील करते हैं, ना कि दौलत अगर हमें हासिल करनी होती तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाते कुछ और करते। तो सहाफत में इतना ज्यादा पैसे का रेल पेल, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े मतलब सिक्योरिटी गार्ड, ये सहाफियों को जेब ही नहीं देता। सहाफी तो हमें याद है हमने जितने सहाफियों की इज्जत की वो तो रिक्शा में आते थे, पैदल चला करते थे, और लेकिन उनके जो तेवर होते थे वो आसमानों पे होते थे और उन पे हमें फख्र भी है। तो आजकल तो कुछ और मिजाज हो गया है रोह भाई, जो मेरे ख्याल में मनफियत ज्यादा आ गई है और हमारा प्रोफेशन से कमिटमेंट जो है वो कम हो गया है। जी अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था इप्सोस के सीईओ से, और वहाँ पे बात करते हुए अंदाज़ा हुआ कि उनके जो सर्वे हैं वो ये कह रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं करप्शन की या मतलब उस बयानिया की जो चल रहा है यहाँ पे, एक तरफ करप्शन का बयानिया और दूसरी तरफ महंगाई का बयानिया। तो इप्सोस के लोग ये बता रहे हैं कि जो उस सर्वे के नतीजे में 88% लोग ये समझ रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, और उसके वो अपनी परेशानी का जो जिक्र करते हैं उसमें ये समझते हैं कि 87% लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा महंगाई है, और 2% लोग सिर्फ कह रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। लोग जो हैं वो तो महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं, इतने परेशान हैं ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे आप उस हवाले से भी ये देख सकते हैं कि बयानिया कौन सा चल रहा होगा और किस बयानिए को लोग पजीराई बख्शेंगे। इस हवाले से कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस मुल्क का मसला जो है बदनवानी भी है, करप्शन भी है, और इस मुल्क का मसला जो है बिगड़ी भी माशी सूरत हाल भी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जब से इमरान खान साहब बरसर है कि जो मेक एंड ब्रेक फॉर इस गवर्नमेंट होगा वो ये होगा कि मीशत को कैसे संभाल पाते हैं। अब बदकिस्मती से ये देखें कि रोज अव्वल से एक हमें गैर संजीदापन, लैक ऑफ क्लैरिटी, और वो जो इन्होंने वादे किए थे इस हुकूमत ने इस्लाहात के, मीशत को दुरुस्त करने के, और इनको हालात भी मुश्किल मिले। मैं ये नहीं कह रहा, ये भी कहते हैं कि विरासत में हमें बड़े गम मिले, तो सही कहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें खुद कर्जा भी हैं। अब जैसे आप हालिया अब देखिए हर चीज में इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है हमारी मीशत में। बड़ी वजह दो है, एक तो आपकी करेंसी जो है अनस्टेबल है, और करेंसी की स्टेबिलिटी अगर जब ना हो तो लोग सरमायाकारी भी नहीं करते, लोग पैसे भी नहीं खर्च करते, लोग चुप करके बैठ जाते हैं, सहम जाते हैं। ये मैं उनकी बात करूं जिनकी बात पैसे हैं। अब इसका स्टेबिलिटी लाने का जिम्मेदार कौन है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इसमें एक रोल बनता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि मुसलसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मुझे अपनी 30 साल सहाफत में याद है, कभी इतना मुतनाज़ा बना हो और कभी स्टेट बैंक का गवर्नर इतना मुतनाज़ा बना हो जितने आज है रजा बाकर साहब। और उसके बारे में एक आम राय ये है कि जी वो IMF के आदमी है और वो टेबल के इधर बैठकर भी IMF का काम करते हैं।
हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने जो भी वादे किए थे कि उनकी टीम, जिस तरह के लोग उन्होंने चुने, इसमें रजा बाकर उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि इजिप्ट के अंदर वो एक कंट्री हेड होते थे, जूनियर पोजीशन पर उनको लाकर मुसल्लत किया गया एक सीनियर पोजीशन में पाकिस्तान में, तो उनकी माशी टीम ही नहीं बन सकी। एक उनका प्रॉब्लम। दूसरा ये हुआ कि जी जो उनको इस्लाहात करनी थी, एनर्जी सेक्टर इस्लाहात नहीं हुई, 3-3.5 बरस हो गए, टके की नहीं हुई, जो सबसे बड़ा मसला है हमारी मीशत का। जो लॉस मेकिंग हमारे इदारे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन, जो बिलियन रुपीस खा जाते हैं हर साल, उसकी इस्लाहात में कुछ नहीं हुआ, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा। और जो मतलब है कि ठीक है एहतसाब आप करते हैं, हम सब चाहते हैं कि एहतसाब हो, बदगुमान अफराद को आप टांगे पकड़े, लेकिन साथ साथ मीशत के लिए, क्योंकि जब ये बात करते हैं कि जी मैंने मदीने की रियासत बनानी है, तो उसका जो रास्ता है रऊफ भाई, वो IMF की दरगाह से होके नहीं गुजरता। IMF का एक ही नुस्खा होता है हर मुल्क के लिए, तीसरी दुनिया के, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, मिडल ईस्ट हो या एशिया। वो कहते हैं जी करेंसी डिवैल्यू कर दें, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, सब्सिडीज का खात्मा करते हैं, बिजली गैस महंगी कर दें। कहीं का भी IMF प्रोग्राम देख लें दुनिया में, वो यही काम करता है। और ये भी आप याद रखें कि पाकिस्तान ने 22 प्रोग्राम लिए, हम हर बार ये दवा अपनाते हैं और हर बार हम नाकाम हो जाते हैं, और पाकिस्तान की मीशत उसी भंवर में रहती है। उसका मतलब ये कि हमें तरीका कार बदलने की जरूरत है, हमें सख्त फैसले करें, कौम कुर्बानी देगी, लेकिन उन्हें अगर यकीन हो कि आप इसके बाद हमें सही राह पे लेके जाएंगे। लेकिन जब पब्लिक ट्रस्ट का ये आलम हो कि हम ये समझें कि IMF का एजेंट जो है वो आकर जो है बैठा हुआ है स्टेट बैंक में, तो फिर हमारे जहनों में सवाल होगा कि पता नहीं ये जो आप हमसे कुर्बानी मांग रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ पे ले जाके आप जाया करते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो भी करना है, अब बहुत कम दिन है कि वो मुल्क में इस्तेकाम लाएं, माशी इस्तेकाम, रुपी को स्टेबल करें। रुपी स्टेबल होगा, स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा, तो आपको एक पूरी चेन बनती है। और आपने जिस तरह से इम्पोर्ट्स का लग्जरी आइटम्स हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं, गाड़ी 123 बिलियन डॉलर्स की इम्पोर्ट कर दी, पनीर खा गए इम्पोर्ट करके, चॉकलेट्स मंगा ली। वो कहते हैं कतरा कतरा दरिया होता है, एवरी डॉलर सेव्ड इज एवरी डॉलर अर्न वाली बात होती है। तो उस पर भी तवज्जो दें। और जाहिर है कि पूरी मईशत को एक वो करने की जरूरत है। हमारी एग्रीकल्चर मुल्क है, हम दालें भी इम्पोर्ट करते हैं, वीट भी इम्पोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें दुरुस्त होनी है।